क्लास पढ़ेंगे रेशो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन। व्हाट इज द रेशो? रेशो क्या होते हैं भैया? देखो रेशो बनाए क्यों है हमने? रेशो इसलिए बनाया कि कोई दो क्वांटिटी है ना, और दोनों क्वांटिटी जो है ना सेम काइंड मतलब जैसे वाटर और मिल्क दोनों लीटर में मेजर किए जाते हैं, है ना। या फिर मैं बात करूं कोई ऐसी क्वांटिटी जिनका वेट मतलब उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, उनके कंपैरिजन में काम में आता है रेशो। ठीक है, तो लिखो भाई, रेशो इज कंपैरेटिव रिलेशन between two quantities of same kind. In the same unit. यूनिट सेम होनी चाहिए जिन दो क्वांटिटीज़ में आप कंपेयर कर रहे हो, और वो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई आप पानी और हवा का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। मतलब चीज़ें सेम तरह की होती है ना, उनमें ही कंपैरिजन होगा, और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। यूनिट अलग अलग होगी तब भी कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a class test A secured 80 marks। एक क्लास टेस्ट था, उसमें A ने है ना 80 मार्क्स ऑब्टेन किए, और जो B था ना उसने करे 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब दोनों में ही देखो भैया मार्क्स की बात हो रही है ना, सेम काइंड के हैं कि दोनों के मार्क्स की बात हो रही है, और मार्क्स की यूनिट भी सेम ही है 80-40। अब मुझे दोनों में अगर कंपेयर करना है तो कैसे कंपैरिजन होगा? अगर मैं A रेशो B लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर 80/40। इट मीन सर इसको अगर मैं कट करूँ जितना मैक्सिमम कट हो सकता है तो ये हो रहा है 2:1। मतलब अगर B 1 मार्क्स लेकर आता है ना तो A कितने लाएगा उसकी जगह पे? 2। 2 है ना। नीचे वाले को देखोगे तो यहाँ से पता लग रहा है कि भैया, या फिर ऊपर वाले को भी देख के बोल सकते हो। और अगर B रेशो A भी कर लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास रेशो आ जाएगा उल्टा इसका 1:2, कि भैया A अगर 2 मार्क्स लाता है तो B कितने लाएगा? 1 मार्क्स लाएगा। ये सीधा सा कंपैरिजन होता है रेशो में। जो यहाँ पर A होता है ना, फर्स्ट वाला जो होता है यहाँ पर, ये चाहे आप फर्स्ट वाले इसको मान लो, चाहे फर्स्ट वाला इसको मान लो, जो भी फर्स्ट वाला होता है ना उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है। और जो सेकंड वाला होता है ना इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है भाई, फर्स्ट वाले को बोलेंगे एंटीसीडेंट और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। प्रॉपर्टीज में पहले प्रॉपर्टी क्या बोलती है? पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि भाई
आप है ना जो टर्म्स है ना, जैसे मान लो मैंने एक रेशो लिया फॉर एग्जांपल 2:3, अगर मैं रेशो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी रेशो क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। मान लो जैसे मैंने इस रेशो को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरा जो नया रेशो आएगा वो आएगा 6:9। ये अभी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2:3 को, क्योंकि 3 से कट रहा है ये, ठीक है। तो आपका रेशो अनचेंज रहता है अगर आप क्या कर दो, उसको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, चाहे मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 2/4 रेशो 3/4। अभी भी रेशो का जो मतलब कंक्लूजन रहेगा ना वो यही रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो आप किसी भी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, तो इसको नोट करके लिख लो इस बात को, रेशो रिमेन अनचेंज्ड when the terms of the ratio are multiply or divide by same number। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया कि आप किसी भी रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो रेशो चेंज नहीं होता। उसके बाद है कंपैरिजन की बात। कंपेयर कैसे करते हैं रेशो को, कंपैरिजन ऑफ, अगर हमें दो रेशो को कंपेयर करना है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर्ड टू, फॉर कंपेयरिंग टू रेशो comparing two ratio we reducing them to same denominator। उनका डिनोमिनेटर में सेम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है 3:4 और एक दूसरा रेशो है 8:12। मैं पूछूं विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, तो भैया अगर ग्रेटर की बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर 12 है और इसका डिनोमिनेटर 4 है। अब देखो, या तो इसके डिनोमिनेटर अगर तुम्हें 4 बनाना है तो किससे डिवाइड देना पड़ेगा, 3 से डिवाइड दे दो, या तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ही ऑप्शन तुम्हारे पास है। अगर मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 9:12। सही है क्या बात। अब एक बात बताओ, रेशो का मतलब कुछ और नहीं, डिवाइड ही है, डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो भाई इन दोनों में बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला 9/12। तो कह सकते हो बड़ा कौन सा है सर, 3:4। तो जब भी कंपैरिजन करोगे क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम बना देना और कंपेयर कर लेना। और उसके लिए तुम यूज क्या करोगे, या तो मल्टीप्लाई करोगे या उसके बाद लिखते हैं रेशो ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। रेशो ऑफ इक्वालिटी एंड
पहला, अगर a इक्वल बी लिखा हुआ है, मतलब आपका जो a और b बराबर है कोई भी रेशो में, जैसे 2:2, 1:1, ऐसे रेशो को आप बोलते हो इक्वल रेशो। अगर a ग्रेटर है और b छोटा है, मतलब आपका ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है ना वो बड़ा है, जैसे मान लो 3:2, 8:7, ऐसे रेशो को बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटीज। ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशो। और अगर a लेस देन b टाइप है, मतलब आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, मान लो 2:3, 7:8, तो इनको बोलते हैं लेसर इनइक्वालिटी रेशो। फिर लिखो, चौथा होता है आपका कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होता है भैया? जैसे मान लो आपका फॉर एग्जांपल एक रेशो है 2:3 और एक और रेशो है 4:2। नहीं 2 नहीं लेते, तो ले लेते हैं 1:4:5। अगर मैं इन दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रेशो बनेगा ना वो आपका रेशो होता है कंपाउंड रेशो। मतलब ए को मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए से, मतलब एंटीसीडेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और कॉन्सिक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 4×2 = 8 और 5×3 = 15। ये जो रेशो बना है ये क्या है? कंपाउंड रेशो है। छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, कंपाउंड रेशो कौन सा है किसका, इन दोनों का कंपाउंड रेशो क्या होगा। उसके बाद लिखो डुप्लीकेट रेशो। तो कंपाउंड रेशो किससे बनता है भैया? मैं लिख लो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल, 2 और मोर रेशो मल्टीप्लाई टुगेदर। डुप्लीकेट में क्या होता है? हम उनके स्क्वायर कर देंगे, मतलब a:b है ना, तो उसका डुप्लीकेट होगा a²:b²। ठीक है। ट्रिप्लीकेट भी लिखो भैया। ये सारी चीज़ें अभी सवाल में काम आएगी। ये तो छोटी छोटी बातें इकट्ठे हो गए, फिर तुम्हारा सवाल ही समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। ट्रिप्लीकेट रेशो वही कि अगर a:b है तो उसका ट्रिप्लीकेट होगा उसका क्यूब। फिर सब डुप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है भैया? देखो, सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट का मतलब है उनका क्यूब, स्क्वायर रूट। जैसे a:b है ना, तो इसका सब डुप्लीकेट होगा √a:√b। और इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट, सब लग जाएगा तो उसका मतलब क्यूब रूट कर देना, क्यूब सब ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा। अगर a:b गिवन है तो उसका सब ट्रिप्लीकेट होगा क्यूब √a:√b।
क्यूब रूट का मतलब जानते हैं ना, ए की पावर 1/3 रेशो बी की पावर 1/3। फिर बात करते हैं कंटिन्यूड रेशो क्या होते हैं। कंटिन्यूड, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2:3 और 4:12, 12 नहीं लेते हैं, कुछ बढ़िया लेंगे, 4:7, है ना। मैं इन दोनों का चाहता हूँ कंटिन्यू रेशो बनाना, तो उसके लिए मुझे इस फर्स्ट रेशो का कॉन्सिक्वेंट और इस सेकंड रेशो का एंटीसीडेंट क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इनके कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट इक्वल हो जाएंगे क्या। जैसे फर्स्ट रेशो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 3 जा 6 रेशो 3 3 जा 9, है ना। और इसको मैं 3 से करूँगा तो 4 3 जा नहीं, इसको 4 से करना पड़ेगा, सॉरी। तो 4 2 जा 8 रेशो 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से। तो अब दोनों के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इक्वल हो गए हैं, तो इन दोनों का मैं कंटिन्यूड रेशो बना के लिख सकता हूँ 8:12:21। तो ये कंटिन्यू रेशो बन गया। ठीक है भाई, समझ गए क्या बात। एक बना के दिखाओ मुझे कंटिन्यू रेशो। 3:1 है और एक है 4:5। इधर वाले को कर दो 4 से और इधर वाले को कर दो 1 से, तो ये बन जाएगा 12:4 और ये बन जाएगा 4:5। तो कंटिन्यू रेशो बन जाएगा 12:4। वेरी नाइस, समझ गए। रेशो की कहानी इतनी है। कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जब रेशो बनाएंगे तो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम। ऐसे नहीं है कि एक चीज़ किलोग्राम में और दूसरी चीज़ हमारी लीटर में है तो तुम रेशो बना रहे हो, कोई मतलब नहीं, गलत है वो रेशो। ठीक है। दूसरी बात, व्हेन द क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय गिवन रेशो मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी ग्रेटर रेशो। किसी ग्रेटर रेशो से अगर तुम किसी रेशो को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रेशो क्या हो जाएगा, इनकी। लिख लो इन बातों को, लिखवाई देता है, तो तुम बोलोगे भूल भाल गए। लिखो भाई पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट, bring the quantities to the same units while finding a ratio। ठीक है भाई। दूसरी बात, when the quantity is increased, when the quantity
is increase by a given ratio multiply the quantity by greater ratio. जैसे इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल बनाते हैं, खुद ही बुक में तो दिया हुआ है नहीं. व्हेन द क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय अ गिवन रेशो, मान लो मेरे पास 10 किलोग्राम राइस है और 15 किलोग्राम वीट है. तो क्वांटिटी मेरी ये हो गई कि 10 किलोग्राम राइस है. इंक्रीज बाय अ गिवन रेशो, कि ये इंक्रीज कर रही है किसी गिवन रेशो. जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कि ये 2:3 से इंक्रीज कर रही है. तो ये 2 किलो तो राइस बढ़ेगा और 15 किलो वीट बढ़ेगा. मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय ग्रेटर रेशो. तो अगर मेरे को राइस पता करना है तो इसका ग्रेटर रेशो क्या बनेगा? क्या होता है ग्रेटर रेशो, बताया था ना. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3:2 को. बताओ कितना आएगा राइस. अब 10 मल्टीप्लाई 3:3/2 नहीं करना जानते क्या तुम? हाँ हाँ, तो 15 किलो हो जाएगा तुम्हारा ये. और ये कितना बढ़ जाएगा? अरे कैलकुलेटर ले लिया करो तो कहाँ. तो ये 22.5 हो जाएगा. समझ गए बात? रेशो जो गिवन होगा, मैं बोलूँ कि राइस कितने हो गए तो भैया तुम कैसे निकालोगे? सर उसका ग्रेटर रेशो से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी रेशो दिया हुआ. समझ गए ना बात? एक और लिखो. व्हेन द क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय गिवन रेशो, multiply the quantity by lesser ratio. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, वही एग्जाम्पल है, तो 10 किलोग्राम तुम्हारा क्या है? राइस है और 15 किलोग्राम तुम्हारा वीट है. मैं बोलूँ ये 2:3 में ही क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं. तो राइस कितना हो जाएगा बताओ? तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2/3 से. आंसर बताओ कितना आया? 20. तो कम हो गए ना. और ये कितना कम हो गया? 10 हो गया ये. समझ गए बात? जब डिक्रीज की बात होगी तो लेसर रेशो से मल्टीप्लाई कर देना, इंक्रीज की बात होगी तो ग्रेटर रेशो से मल्टीप्लाई कर देना. समझ गया कि भाई क्रिश? एक और पॉइंट लिखो. when both increase and decreasing on quantity are present in a problem, when both increase
and decrease of quantity are present in a problem, multiply the quantity by greater ratio to increase multiply the quantity greater ratio to increase and multiply the result and multiply the result by lesser ratio to obtain the final result. मतलब कोई चीज़ पहले बड़ी फिर घट गई, तो जब बढ़ी ना तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, ग्रेटर से, और जो आंसर आएगा फिर उसी रेशियो किससे मल्टीप्लाई कर देना, लेसर से, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. मतलब कभी कभी होता है ना कि इंक्रीज भी हुआ डिक्रीज भी हुआ, तो एक इंक्रीज हुआ जब ग्रेटर से और जो रिजल्ट आया उसी को फिर तुम किससे करोगे, लेसर से करोगे. सही है बात, समझ गए क्या? चलो भाई हेडिंग डालो प्रपोर्शन. मैडम आई क्या आज इकोनॉमिक्स? प्रपोर्शन और प्रपोर्शनल भी बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल. देखो when two ratio are equal, then we say the two ratio are in proportion. For example, जैसे 2:3 इक्वल है दोनों इक्वल है ना, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों रेशो किसमें है, प्रपोर्शन में. रेशो आर इन प्रपोर्शन. तो प्रपोर्शन और कुछ नहीं है, इक्वल रेशो को ही बोला जाता है. अगर ऐसा है कि भैया a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, देन जो a और d है ना, a एंड d आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स. ठीक है भाई, एक्सट्रीम्स बोलते हैं किनको, a और d को. और जो मिडल टर्म्स है b एंड c कॉल्ड मीन्स, इनको बोला जाता है मीन.
क्या बोलते हैं इनको भैया? मीन। और वो भी कौन सा मीन बोलते हैं इनको? ज्योमेट्रिक मीन। कौन सा मीन बोलते हैं भैया? ठीक है भैया, अगला लिखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन डाल दिए? नहीं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। हाँ भाई, क्या होता है ये? इफ थ्री क्वांटिटीज ऐसे लिखी हुई है, इफ थ्री क्वांटिटीज आर ए, थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर सच दैट, ये जो थ्री क्वांटिटी ऐसे ए रेशो बी इक्वल बी रेशो सी, मतलब प्रपोर्शन में है। ठीक है, ए रेशो बी बराबर बी रेशो सी है। तो बस इन्हें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा बी अपॉन सी। ठीक है, ए रेशो बी बराबर बी रेशो सी। अगर ये कंटिन्यूड में है तभी बोल, ये कंटिन्यूड का मतलब अभी तो बताया मैंने कि कोई दो रेशो कंटिन्यू में होते हैं तो उसका मतलब क्या है? यही तो होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जो बीच वाला होता है ना, ये दोनों में डिवाइड जा रहा होता है, बोलो यही होता है ना। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाता है निकल के बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर कोई दो रेशो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल दिए जाएंगे मेरे को, तो मैं कह सकता हूँ सर एक का एंटीसीडेंट और दूसरे का कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा मैथमेटिकल है। तो बस इसको यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल दिया तो हम बोल देंगे सर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया कि 3, 6, 12 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो सर इससे मतलब क्या निकलता है? सर इससे मतलब सीधा सा ये निकलता है कि 3/6 बराबर रहेगा 6/12 के। तो बस यही रिजल्ट निकलता है यहाँ से। तो मैं कह सकता हूँ, चाहे देख लो, 12 3 36, 36 × 36 बराबर आ रहा है दोनों। अभी तो क्या है, नंबर है यहाँ से तो प्रूफ हुआ है, पर मान लो अभी ABC आ जाएंगे या XY आ जाएंगे तो काम आएगा ये रिजल्ट। 36 बराबर 36 आ रहा है, देख लो। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब हमें समझ में आ गया यहाँ पे। मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो भैया, तीन टर्म्स हैं, ये क्या होती है? मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। वही वाली बात है कि लिखा हुआ है x
अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। तो भैया जो आपका यहाँ पर एक्स जेड होगा, इनका रूट क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल। इसको या फिर बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन होगा। क्या होगा? अभी ऊपर भी लिखवाया था ना, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल बोल सकते हो या फिर ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि यहां से तुम रिजल्ट निकाल सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो वाई यहां से आएगा रूट एक्स जेड। ये जो एक्स जेड आया ना, रूट एक्स जेड, इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल या फिर ज्योमेट्रिक मीन। और जो z अकेला होता है ना, z अकेला, सिर्फ जेड जेड की बात करूं तो z को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स वाई। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई। मान लो कोई चार क्वांटिटीज है आपके पास। लेट ए बी सी डी सच दैट ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी। मतलब चार क्वांटिटी हो गई। अब बी और सी शायद इक्वल नहीं है, बट फिर भी रेशो इक्वल है। तो यहाँ पर डी है ना, इसको बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आए कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.08 एंड 0.18। इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो अभी पढ़ा है तुमने कि कोई दो नंबर अगर तुम्हारे पास हैं, उनके बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? एक्स है तुम्हारे पास और जेड है। क्या पूछ रहा है? वाई तो पूछ रहा है। वाई को ही तो मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे इनका? तो मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा रूट 0.08 मल्टीप्लाई 0.18। मल्टीप्लाई करके आगे निकाल दो, इसका रूट निकाल दो भैया। तो क्या मिल जाएगा मुझे? मीन प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। आओ एक और सवाल देखो। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तुम्हें। क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल बताना। तो सर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो सीधी सी बात है कि 16/36 बराबर होना चाहिए 36/x। मुझे नहीं पता थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, पर वो यही बनेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तभी x को मैं क्या बोल सकता हूँ? थर्ड प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सर 16x इज इक्वल टू 36 इंटू 36, 36 इंटू 36/16। क्या आ रहा है x बताओ भाई? 81 आ रहा है काटा कूटी करने के बाद। डिवाइड देके देख लो, 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 16 करके देखो। आ रहा है? ठीक है भाई। थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल दोगे, मीन निकाल दोगे। लास्ट देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल।
फोर्थ प्रोपोर्शनल टू फोर, 9, 12, इन तीनों का तुम्हें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए भी बात तो वही है कि 4/9 बराबर होना चाहिए 12/x के, जो x आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा क्या, तो देख लो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा सर 4x इज इक्वल टू 9/12, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 12/4, 27, कितना आएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, सही है बात। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। कुछ बस थोड़े से अब रूल बचे हैं प्रोपोर्शनल के, वो कल पढ़ाऊंगा, वेरिएशन कल पढ़ाऊंगा, पर वो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है भाई, सही है यहाँ तक बातें। कल तो शायद दशहरा है, छुट्टी रखेंगे, परसों पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें